गांव खडनालपुर, एक छोटा सा पुराना गांव। यह गांव इतना शांत और ठंडा है कि मानो हवा भी धीरे धीरे चलने से डरती हो। गांव पर घना धुंध का कोहरा जमा हुआ था, तेज हवा चल रही थी। गांव में ठंड इतनी थी कि किसी भी इंसान को जमा दे। किसान राघव और उसकी पत्नी कुकिला दोनों अपने खेत में पानी देकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दोनों के पास सर्दियों में पहनने के कपड़े भी नहीं थे। सुनिए, गांव में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमारे पास तो पहनने के लिए सर्दियों के कपड़े भी नहीं हैं। बहुत ठंड लग रही है। जल्दी चलिए, नहीं तो यहीं जम जाएंगे। दोनों ठंड से कांपते हुए बड़ी ही मुश्किल से अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन उनके घर के बाहर पहले से एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका नाम था देवेंद्र ठाकुर। देवेंद्र ठाकुर इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। ओए राघव, कहाँ मर गया था तू सुबह सुबह? कब से यहाँ ठंड में जमा पड़ा हूँ और तुझे जरा सी भी खबर नहीं। कब से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खेत पर गया था मालिक, फसल को पानी देने। माफ कीजिए, देर हो गई। पानी, फसल, खेत, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा किराया कब दोगे? पिछले महीने का भी बाकी है और इस महीने का भी। मालिक, बस 2-4 दिनों की और मोहलत दे दीजिए। फसल पकने ही वाली है। जैसे ही तैयार होकर बिक जाएगी, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। मैं मोहलत देने नहीं आया हूँ। या तो अभी किराया चुका दो या फिर इस घर को तुरंत खाली करने की तैयारी कर लो। मालिक, अगर हम ये घर खाली कर देंगे तो इतनी कड़कड़ाती ठंड में जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। कहाँ जाता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। किराया नहीं दे सकते तो मुंह मत खोलो, सीधे घर खाली करो, समझे? ज्यादा दुखी होने की कोशिश मत करना, वरना उठवा कर भी बाहर फेंक सकता हूँ। चलो फटाफट निकलो यहाँ से। इतना कहकर देवेंद्र सेठ ने बिना कोई दया दिखाए घर पर ताला जड़ दिया और वहां से ठंडी हवा की तरह चलता बना। राघव और कुकिला दोनों घर के बाहर बेबस खड़े रोते रह गए। ना अंदर जाने की उम्मीद, ना कहीं और जाने की जगह। रात को गांव में हवा तेज हो जाती है। राघव और कुकिला दोनों एक फटी हुई कंबल में लिपटे बैठे होते हैं। राघव, अब क्या होगा? किराया भी नहीं दे पाए और हमारा घर भी हाथ से चला गया। कहाँ जाएंगे हम इस हालत में? कोकिला, तुम रो मत, प्लीज रो मत। मैं किसी न किसी तरह रास्ता ढूंढ ही लूंगा। चाहे जितनी भी ठंड हो, चाहे जितनी भी मुश्किल हो, गांव में कहीं ना कहीं मजदूरी मिल जाएगी। इस कड़कड़ाती ठंड में कौन मजदूरी देगा राघव? सब अपने घरों में दुबके बैठे हैं। किसी को हमारी तकलीफ देखने की फुर्सत कहाँ? तुम चिंता मत करो कोकिला, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हें यूं ठंड में दर दर भटकने नहीं दूंगा। ऐसे ही एक दूसरे को दिलासा देते हुए वो दोनों उस कड़कड़ाती ठंड की रात को किसी तरह काटते रहे। हवा चाकू की तरह चुभ रही थी, पैर सुन्न हो चुके थे, पर उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी उनके दिलों में कांप रही थी। अगली सुबह गांव के चौपाल पर हलचल हो रही थी। लोग इकट्ठा थे। हर तरफ से ठंडी हवा के बीच बातें सुनाई दे रही थीं। तभी गांव के मुखिया लाला राम चिल्लाते हुए कहते हैं, सुन लो सब गांव वाले, नहर के ऊपर वाले बांध में कुछ समस्या है। अगर अगले 2 दिनों में पानी नहीं आया तो हमारी आधी फसलें खराब हो जाएगी। उसी भीड़ में राघव भी मुखिया जी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ चिंता झलक रही थी कि अगर फसलों को समय पर पानी नहीं मिला और वे खराब हो गईं,
तो उसके पास न दोबारा बोने की क्षमता थी और न ही किसी नुकसान को सहने की ताकत। सुनो, हम सबको मिलकर इस पानी की समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर हम अभी साथ नहीं आए तो आने वाले दिनों में हालत हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल सकती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति हिचकिचाता हुआ कहता है, मुखिया जी, मैंने कल देर रात किसी अजनबी को बांध की तरफ घूमते हुए देखा था। उसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही थीं, जैसे वो कुछ छुपाने या टटोलने की कोशिश कर रहा हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो श्यामलाल? इतनी रात में बांध के पास आखिर कौन हो सकता है? तुमने क्या उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा? पता नहीं कौन था, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। राघव के चेहरे पर भी तनाव साफ दिख रहा था। उधर घर पर कुकिला अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू भरे, गहरी चिंता और दुख के साथ। तभी गांव की दूध वाली प्यारी बाई वहां दूध देने के लिए पहुंची और कोकिला की हालत देखकर ठिठक गई। अरे कोकिला बेटी, ये क्या? इतनी ठंड में तुम घर के बाहर क्यों बैठी हो? बुआ, हम किराया नहीं चुका पाए, इसलिए सेठ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही बुआ। हम सच में बेघर हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। ऐसे कठिन दिन मैंने भी बहुत देखे हैं। चलो मेरे घर चलो। जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता तो मेरे पास मेरे घर में ही रहोगी। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं बुआ? आपने तो ऐसे वक्त पर सहारा दिया है जब हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। इतना कहकर कुकिला आंसू पोंछती है और दूध वाली बाई के साथ उसके घर की ओर चल पड़ती है। अगली सुबह कोहरे की सफेद चादर फिर से गांव पर उतर चुकी थी। कुकिला दुधवाली के साथ बैठी थी और तभी कुकिला राघव से कहती है, हरी, आज खेत जरूर देखकर आना। कल से मन बड़ा घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी फसल कहीं खराब होती जा रही हो। हाँ कुकिला, आज मैं खेत ही जा रहा हूँ। जाकर देखता हूँ कि फसल को थोड़ा बहुत पानी मिल भी रहा है या नहीं। ऐसा कहकर राघव खेत की ओर निकल पड़ता है। गांव के बाहर कड़ाके की ठंड थी। हवा तेजी से सर सर चल रही थी। राघव ठिठुरते हुए कांपते हाथों को सीने से लगाए अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। खेत पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से और ठंड के कारण उसकी खेत की फसलें पूरी तरह से सूख चुकी थी। और ये सब देखकर राघव घबराकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई रे। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। राघव लगातार रो रहा था। तभी उसके पीछे से अचानक रतन की आवाज सुनाई दी। अरे भाई राघव, क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तभी रतन की बात सुनकर राघव रोता हुआ खड़ा होता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, अरे भाई रतन, मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। ऊपर से मालिक ने भी घर से निकाल दिया। अब बताओ हमारा क्या होगा? अब तो पूरी तरह तबाह हो गए भाई। अरे भाई तुम रो मत, मेरी फसल भी खराब हो रही है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ गई है और ऊपर से किसी ने बांध का पानी भी रोक दिया है। तो अब हम क्या करें रतन भाई? अगर यही हाल रहा तो पूरे गांव की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं इसी पानी की समस्या को लेकर मुखिया जी के पास जा रहा था। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो हमारी बात को मुखिया जी ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे। ठीक है भाई, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। इतना कहते ही रतन और राघव दोनों पानी की समस्या की शिकायत लेकर मुखिया जी के पास चल पड़ते हैं। मुखिया जी कुछ गांव वालों के साथ चौपाल पर बैठे थे। तभी राघव उनके पास आकर कहता है, मुखिया जी,
मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब आप ही से गुजारिश है कि कृपया मेरी कुछ मदद कीजिए। राघव, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम किस हालत से गुजर रहे हो। यहाँ आए सभी लोग भी पानी की समस्या को लेकर ही चिंतित है और अब हम सबको मिलकर ही इसका समाधान निकालना होगा। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक गांव वाला भागता हुआ आता है और हाँफते हुए मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मैंने अभी अभी किसी को बांध के पास छेड़छाड़ करते हुए देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? किसको देखा था तुमने बांध के साथ छेड़छाड़ करते हुए? मुखिया जी, वही गांव का नया आदमी जो पिछले हफ्ते ही यहाँ आया है, वो परदेसी जिसका नाम भी कोई ठीक से नहीं जानता, उसी को मैंने बांध के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा था। उस परदेसी आदमी की इतनी हिम्मत कि वो हमारे गांव का पानी रोके। चलो मेरे साथ, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी राघव और मुखिया ने बाकी गांव वालों को साथ लिया और सब मिलकर उस परदेशी आदमी को पकड़ने के इरादे से उसके घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो चारों उस परदेशी आदमी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी मुखिया जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अबे बाहर निकल बे परदेसी चोरे, कहाँ चुपके बैठा है? मुखिया जी के बार बार पुकारने के बावजूद भी उस घर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। परदेसी आदमी के घर से कोई जवाब न मिलने पर मुखिया जी का गुस्सा भड़क उठता है। वे आपा खो बैठते हैं और आखिरी बार तेज आवाज में चिल्लाकर कहते हैं, अबे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या चोरे? बाहर निकल। मुखिया जी की ऊंची आवाज सुनते ही वह परदेशी आदमी आखिरकार अपने घर से बाहर निकल आता है। अरे ओए चोरे, इतनी देर से घर के अंदर क्या कर रहा था? कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? मुखिया जी, वो मैं घर के अंदर काम कर रहा था, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम बांध के पास घूम रहे थे और वो भी हाथ में औजार लिए। आखिर वहां तुम्हारा क्या काम था? माफ कीजिएगा मुखिया जी, लेकिन हाँ, मैं बांध की तरफ गया था। ये बात सुनते ही उन चारों का गुस्सा परदेशी आदमी पर भड़क उठता है। तभी उनमें से एक गांव वाला आक्रोश में आकर कहता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे बांध का पानी तुमने ही रोका है। तुम्हारी वजह से आज पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, मैंने आपके गांव का पानी नहीं रोका है। मैं मानता हूं कि मैं बांध के पास गया था, लेकिन पानी बंद करने के लिए नहीं। मैं तो वहां बांध में आई खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ताकि पानी फिर से सही तरीके से बह सके। ठीक करने? किसकी अनुमति से गए थे वहां ठीक करने? मैं पहले शहर में मजदूरी करता था मुखिया जी। नहरों और बांधों की मरम्मत का काम भी किया है। यहाँ देखा कि पानी का रास्ता खिसक गया था, तो सोचा शायद इसे ठीक कर सकूं, लेकिन मैं बांध को ठीक नहीं कर पाया। अगर बांध का पानी तुमने नहीं रोका है, तो फिर किसने रोका है? वो मुझे नहीं पता। मैं वहां सिर्फ बांध की मरम्मत करने के इरादे से गया था। पानी रोकने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जब सच्चाई सामने आती है तो परदेशी आदमी निर्दोष साबित होता है। ये समझते ही मुखिया जी उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, ठीक है, हमें माफ करना, तुम्हें खामखाई परेशान किया। माफी मांगने के बाद वे चारों भारी मन और खाली हाथ गांव की ओर लौट पड़ते हैं। उनके कदमों में थकान और मन में निराशा साफ झलक रही होती है। शाम होते होते राघव थका हारा और पूरी तरह बेबस होकर घर लौट आता है। घर पर कुकिला और वो दुधवाली दोनों चूल्हे में हाथ सेक रही थी। राघव, तुम तो खेत में फसल देखने गए थे, फिर आने में इतना समय कैसे लग गया? कोकिला, किसी ने बांध के साथ छेड़छाड़ कर दी है और पानी रोक दिया। इसी वजह से हमारी सारी फसल भी खराब हो गई। हम उसी शख्स का पता लगाने गए थे जिसने ये सब किया, इसलिए लौटने में देर हो गई। तुम क्या कह रहे हो राघव? फसल भी खराब हो गई और घर से भी निकाल दिया गया। अब हमारा क्या होगा? क्या ये पता चला कि बांध के साथ छेड़छाड़ किसने की थी? अभी पक्की जानकारी तो नहीं मिली है,
लेकिन मुखिया जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द उस व्यक्ति का पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो। राघव और कुकिला आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां दूध वाली बाई का बेटा नरेश वहां आ पहुंचा। नरेश स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल और चिड़चिड़ा था। उसके चेहरे से ही उसकी बेचैनी झलक रही थी। अरे माँ, अभी तक खाना नहीं बना, तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जा बेटा, खाना बस बनने ही वाला है। अब मुझसे और सब्र नहीं होता, जल्दी खाना बनाओ। ऊपर से पता नहीं घर के अंदर भी किस किस को बिठा रखा है, ऐसे ही भीड़ लगाकर घर को धर्मशाला बना रखा है। नरेश, ये बोलने का तरीका ठीक नहीं है, जरा अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बिना सोचे समझे कुछ भी कहना सही नहीं होता। हाँ, हम तो बहुत अमीर हैं ना, इसलिए इन सबको मुफ्त में खाना खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। एक काम करो, कल पूरे गांव को ही बुला लाना, सबको घर में बैठाकर मुफ्त खाना खिला देंगे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरा खाना वहीं भिजवा देना। ऐसा कहकर नरेश अपने कमरे में चला जाता है। नरेश की बातों से राघव और कुकिला को अंदर ही अंदर अपने मन में बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी दूध वाली बाई उनसे कहती है, तुम दोनों उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो स्वभाव से ऐसा ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। अगली सुबह वह परदेशी आदमी हांफता हुआ मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी उस वक्त सुबह सुबह गांव में हालात का जायजा लेने के लिए टहल रहे थे। परदेशी आदमी घबराए हुए स्वर में उनके सामने आकर बोला, मुखिया जी, अब मुझे साफ पता चल गया है कि बांध के साथ बार बार छेड़छाड़ कौन कौन कर रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो परदेसी चोरे? सच में तुम्हें बांध के साथ छेड़छाड़ करने वाले का नाम पता चल गया है? जल्दी से साफ साफ बताओ, कौन है वो आदमी? मुखिया जी, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा, बांध के पास गांव का ही एक आदमी छुपकर औजारों से छेड़छाड़ कर रहा था। ये वही आदमी है जो आपके साथ मेरे घर पर आया था पूछताछ करने। अच्छा, तो राम किशन है असली चोर, जो बार बार गांव वालों को पानी के लिए तरसा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो खुद भी तो इसी गांव में रहता है। इसके पीछे कोई न कोई और व्यक्ति जरूर है, पता लगाना होगा। तभी गांव में रात हो जाती है। मुखिया जी और वो परदेशी बाबू दोनों उस कड़कड़ाती ठंड में उस बांध के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति का पता करने के लिए बांध के किनारे एक जंगल में छिप जाते हैं। तभी थोड़ा वक्त बीतने के बाद वहां मुखिया जी का खास आदमी राम किशन और उस दूध वाली का बेटा नरेश दोनों हाथ में कुदाल लिए वहां आते हैं। राम किशन और नरेश दोनों को देखकर मुखिया जी के होश उड़ जाते हैं। अरे नरेश, कितने दिन हो गए पानी रोक कर बैठे हैं हम, लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा है, मुखिया और ये पूरे गांव वाले मिलकर इस बांध को फिर से ठीक कर देंगे। अगर पानी गांव में फिर से चल गया ना, तो हमारा सारा खेल खत्म। इसलिए मैं आज ही समझा, आज हम दोनों मिलकर इस बांध की दीवार उधर से तोड़ेंगे और सारा पानी दाईं तरफ की उस बड़ी खाई में छोड़ देंगे। फिर देखना, ये गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए गिड़गिड़ाएंगे और हम ऊपर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। अरे भाई राम किशन, इतनी जोर से मत हंसो, रात का समय है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। अरे चुप कर डरपोक, काम पर ध्यान दे। इतनी कड़ाके की ठंड में रात को बाहर कौन आएगा? चल चल, काम शुरू कर। अगली सुबह पूरे गांव के लोग मुखिया जी के साथ गांव की चौपाल में इकट्ठा होते हैं। देवेंद्र सेठ, नरेश और रामकिशन तीनों सिर झुकाए हुए मुखिया जी के सामने खड़े होते हैं। पूरे गांव के लोगों में उन तीनों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ था। बताओ देवेंद्र सेठ, तुमने ही भेजा था ना इन दोनों को रात को बांध के पास बांध को तोड़ने के लिए? हाँ मुखिया जी, इन्हें बांध तोड़ने के लिए मैंने ही भेजा था।
तभी सेठ की ये बात सुनकर मुखिया जी गुस्से से कहते हैं, तुमने क्यों किया ऐसा, बताओ। मुखिया जी, मैंने ये सोचकर ये सब किया कि अगर मैं बांध का पानी रोक दूं या खत्म कर दूं तो गांव वाले बिना पानी के फसल नहीं उगा पाएंगे। मजबूरी में आकर वे अपने सारे खेत मुझे सस्ते दामों में बेच देंगे। इसी लालच में मैंने ये साजिश रची। कितनी गंदी और घटिया सोच है तुम्हारी। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से कितने गांव वालों की फसलें बर्बाद हो गई? कितनी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह एक जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारी सबसे पहली सजा तो यह है कि तुमने राघव से जो घर छीना है वह उसे तुरंत वापस दोगे। उसका सारा बकाया किराया भी यही खत्म हो जाएगा। आज से राघव तुम्हारे ही घर में बिना किसी किराए के रहेगा और यही मेरा फैसला है। इसके अलावा गांव वालों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी पूरी तुम्हें ही करनी होगी। याद रखना, ये हम तुम पे रहम नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। अब कोई और सवाल नहीं करेगा तू, समझा? मुखिया जी के इस फैसले से पूरे गांव में संतोष और खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव वालों को अपने अपने नुकसान की पूरी भरपाई मिल जाती है और साथ ही मुखिया जी तीनों को उनके कर्मों के अनुसार सजा भी सुना देते हैं।